हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें हिस्ट्री के सबसे खतरनाक डिमोनिक कल्टीवेटर चूजवान के बारे में बताया जाता है, जिसने कि अपनी लाइफ के अंदर इतने लोगों को मारा है कि गिनना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिन भी शहरों में ये बंदा जाता है वहाँ पे मौत का तूफान लेके जाता है। लोगों को तो ये बिल्कुल ऐसे मारता है जैसे वो गाजर मूली हो। जिन भी लोगों ने चूजवान को अपनी आंखों से देखा है उनके लिए क्रुएल्टी का दूसरा नाम ही चूजवान है। नॉर्मली इतने बुरे लोगों को तो हेवंस खुद ही लाइटनिंग गिरा के मार देती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर चूजवान इकलौता डिमोनिक कल्टीवेटर है जिसे लोगों को मारने पे हेवंस की ब्लेसिंग मिलती है। और लोगों को मार मार के चूजवान लोगों के लिए सीवियर हीरो बनते जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को ये मारता है वो और कोई नहीं, ज़ॉम्बीज़ होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि चूजवान को पावरफुल बनने के लिए ब्लड चाहिए, और अभी वो एक ऐसे प्लेनेट पे है जिस पर बिलियंस की तादाद में ज़ॉम्बी है, और उसी कल्टीवेशन के लिए ज़ॉम्बीज का ब्लड सबसे बेस्ट टेस्ट है। लेकिन हमारे चूजवान की किस्मत हमेशा से इतनी अच्छी नहीं रही। एक वक्त पर उसकी जान के पीछे हजारों लोग थे और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था, लेकिन एक सिंगल आर्टिफैक्ट ने उसी किस्मत को बदल के रख दिया। अब हमारा चूजवान एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिससे वो बनेगा हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक कल्टीवेटर, वो भी अच्छे काम करके। तो अब इसी इंट्रो के साथ में हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कैंगजवान कॉन्टिनेंट के यू स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रास्ते पे चलते हुए सभी लोग वुजी सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपस में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वो कमियां डिमोनिक से तो खत्म हो गया, लेकिन उसके कुछ बचे हुए लोग ना आज भी जिंदा हैं, और रिसेंटली उनमें से कुछ को तो हमारी सिटी में भी देखा गया था। अगर तो हमारे अच्छे कल्टीवेटर्स ने उन लोगों को पकड़ लिया तो लोग पक्का से मारे जाएंगे। आज नहीं तो कल जल्दी उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स का अंत आएगा। वही इन सारी बातों को रास्ते पे चलते हुए हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर चूजवान सुन रहा होता है, जो कि हमारे वही सेट का डिमोनिक कल्टीवेटर है और अभी सभी लोगों से छुप रहा है। चूजवान बता रहा होता है कि मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड में आने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे इस वर्ल्ड में आने के बाद में चीजें तो और भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। फिर हमें चूजवान के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट करके आया है। जब हमारा चूजन यहाँ पे आया था तब इसके पास में ना तो कोई कनेक्शंस थे और ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, और कल्टीवेशन टैलेंट के मामले में भी हमारा चूजवान ठीक ठाक ही था। इसी वजह से कोई भी सेक्ट हमारे चूजवान को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में हमारे चूजवान ने वही सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, जो कि पूरे के पूरे यू स्टेट का सबसे बड़ा सेक्ट था। स्ट्रॉन्ग बनने के लालच में चूजवान ने हर वो काम किया जो कि वो कर सकता था, यहाँ तक कि उसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के रास्ते को भी यूज किया। और जैसे ही हमारा चूजवान की रिफाइंड स्टेज पर पहुंचने के बाद में पर्सनल डिसेबल बनने वाला था, उसी वक्त वही सेट के फर्स्ट एंसेस्टर पागल हो गए और गायब हो गए। इससे बाकी पांचों राइटर सेट को मौका मिल गया वही सेट को खत्म करने का। राइटर सेट ने ये प्रूव कर दिया कि जो वुजी सेक्ट है वो एक डिमोनिक सेक्ट था, और ये कहते हुए उसने यहाँ के बहुत सारे लोगों को मारा। बचने के लिए कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया और वही कुछ लोग भाग गए। जहाँ तो जो हमारे डिसाइपल्स थे उनको उन कमियों ने जान से मार दिया, और कुछ मुट्ठी भरी लोग हैं जो कि आज से सर्वाइव कर पा रहे हैं। उनके पीछे भी एक कमीने हाथ धो के पड़ रखे हैं। क्योंकि मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ तो मुझे अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए ब्लड चाहिए, और मैं अपने साथ में बहुत सारे खतरनाक इंसेक्ट्स को भी रखता हूँ। उन्हें भी खिलाने के लिए मुझे फ्लैश और ब्लड चाहिए रहता है, लेकिन हमारे सेट के खत्म होने के बाद से मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, और इसी वजह डे बाय डे मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती जा रही है। वो चलो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं अपने एक जूनियर को जानता हूँ जिससे कि मैं अभी भी रिसोर्सेज खरीद पा रहा हूँ। अगर वो नहीं होता तो अभी सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता। फिर अपने उस जूनियर से मिलने के लिए हमारा चूजन रेस्टोरेंट आ गया होता है। चूजन को देखते हुए जूनियर बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर आपके यहाँ ठीक नहीं लग रही। तो अभी चूजन उससे पूछता है कि हेलियांग अभी तुम्हारे पास में क्या आइटम्स हैं। हेलियांग बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर आप काफी ज्यादा ब्रेव हो, हमारे सेट खत्म होने के बावजूद भी आप डिमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो। हालांकि ये बात तो सच है कि आपने कभी भी ह्यूमंस के फ्लैश और ब्लड को यूज नहीं किया, आप हमेशा बीस्ट के ब्लड को ही यूज करते हो। लेकिन राइटर सेट वालों के हिसाब से ये भी डिमोनिक कल्टीवेशन ही है, अगर किसी ने भी आपको देख लिया ना तो पक्का से आपको मार देंगे। चूजवान बोल रहा होता है, चाहे हम अच्छे काम करें या बुरे काम, हमें मरना तो है ही, तो आखिर यहाँ पे अच्छे काम और क्यों मरना, हम बुरे काम कर सकते हैं। उन राइटर सेट वालों की नजर में ना तुम और मैं एक ही है। हेलियांग बोल रहा होता है, हाँ सीनियर ब्रदर आपकी बातें सेंस बना रही है। फिर जो हमारा चूजवान होता है वो स्पिरिट स्टोन के बदले में ब्लड पिल्स ले लेता है। अभी हमारा चूजवान हेलियांग से बात कर ही रहा होता है, तभी वो पास में किसी को बात करते हुए सुनता है कि फाइनली डिमोनिक कल्टीवेटर हमारे जाल में फंसी गया। फिर वो अपने गूवाम के ऊपर जोर देता है ताकि वो सारी बातों को सुन सके। आसपास में पैन सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद में चूजवान समझ जाता है कि हेलियांग एक गद्दार है, जिसने कि यहाँ पे चूजवान को राइटर सेट वालों के ट्रैप में फंसा दिया है। लेकिन चूजवान को ये भी अच्छे से पता होता है कि अभी लोग सिटी के अंदर है, और सिटी के अंदर राइटर सेट वाले उसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो खुद को शांत करते हुए हेलियांग से पूछता है, जूनियर ब्रदर कि तुम्हारे पास में और पिल्स होगी क्या।
मेरे को यहाँ पे ब्लड स्पिरिट पिल की ना काफी जरूरत है। हेलियांग शॉक होते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मेरे पास में है तो सही, लेकिन ये पिल तो नॉर्मली हीलिंग के लिए काम आती है ना। अगर आपको ये पिल चाहिए तो इसका मतलब अंकल ही और बाकी लोग घायल है क्या? अपनी अथॉरिटी को शो करते हुए चूज वन बोल रहा होता है कि बस हमारा सेट खत्म हुआ है, हमारे बीच के पावर गेप खत्म नहीं हुए, तो इसी वजह से अपनी औकात से मत बोलो हेलियांग। घबराते हुए हेलियांग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, मैं बस ये कहता कि काफी ज्यादा महंगा होता है, आपके लिए अभी अफोर्ड करना ना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी उसे स्पेशल देते हुए चूज वन बोल रहा होता है प्राइस मत बताओ, फटाफट से मुझे पिल दो। फिर उन लोगों को वहां से जाते हुए राइटी सेट के बंदे देख रहे होते हैं। राइटी सेट के बंदे बोल रहे होते हैं लगता है कि प्लान के मुताबिक हेलियांग ना इस सिटी के बाहर लेके जा रहा है, जैसे ही चूतन में अकेले में मिलेगा हम इस कमीने को पक्का से मार डालेंगे। आगे जो हमारा चूज वन होता है वो हेलियांग को सीक्रेट बेस पे लेके आ गया होता है। हेलियांग बोल रहा होता है सच में ब्रदर आपने तो बहुत ही कमाल का बेस चुना है, ये घर बाहर से तो छोटा दिखता है लेकिन अंदर से सच में काफी ज्यादा बड़ा है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ क्या कि हम लोग कब तक चलना पड़ेगा? चूज वन बोल रहा होता है मेरे प्यारे हेलियांग आगे तुम्हें जल्दी किस बात की है, क्या तुम्हें अपने सीने बदाई कंपनी पसंद नहीं आ रही क्या? फिर हम देखते हैं उड़ते हुए जो हेलियांग होता है वो घर के बाहर जाए गिरता है। राइट साइड के बंदे बोल रहे होते हैं क्या वो हेलियांग क्या वो भाग गया क्या? घायल हेलियांग बोल रहा होता है कि वो अंदर है और वो भागना ट्राई कर रहा है, फटाफट से जाओ वरना वो भाग जाएगा। तो भी वहाँ पे जितने भी राइट साइड के बंदे होते हैं वो फटाफट से घर के अंदर एंटर कर जाते हैं और थोड़ा अंदर जाने पे उन्हें एक बॉडी मिलती है। चेक करते हुए एल्डर बोल रहा होता है कि इस बंदे को ना बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। वैसे एक सेकेंड रुको, ये तो हेलियांग की बॉडी है, इसका मतलब वो चूजन हम लोग को ट्रिक करके भाग गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चूजवान को जो इस सिटी के बाहर आ गया होता है। मास्क उतारते हुए चूजवान बोल रहा होता है कि उन बेवकूफों को क्या लगा था वो मेरे को पकड़ लेंगे, मैंने अपने इंसेट का यूज करते हुए उनके प्लान के बारे में पहले ही सुन लिया था। वैसे भले मैं ऐसे बच के भाग पाया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच गया हूँ। क्या मुझे यहाँ पे जिंदगी भर ऐसे ही भागना पड़ेगा या फिर डिमोनिक कल्टीवेशन के रास्ते को छोड़ के एक राइटियस कल्टीवेटर बनना होगा? पर राइटियस कल्टीवेटर बनने का मतलब है अभी तक की पावर को खो देना, और मैंने अपनी ये सारी पावर्स ना बहुत रिस्क लेके कमाई है, इनको बिल्कुल भी खोने का रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। अब जबकि मैं डिमोनिक कल्टीवेशन के रास्ते पे आगे बढ़ चुका हूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ता रहूंगा। आगे जो हमारा चूजवान होता है वो रात बिताने के लिए केव के अंदर आ गया होता है। चूजवान बोल रहा होता है कि भले वो हेलियांग बहुत बड़ा कमीना था लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि उसके पास में ना बेहद ही कमाल कमाल के आइटम्स हैं, उसे यहाँ पे मारने की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो भी उसे वहाँ पे हेलियांग के सामान के अंदर से एक बहुत ही हाई ग्रेड का आइटम मिलता है जिसको सिर्फ एक बार भी यूज करने के लिए आपको बहुत स्पेशल एनर्जी चाहिए रहती है। चूजवान बोल रहा होता है कि पहले किसी को परमिशन नहीं थी कि वो इस आर्टिफैक्ट को यूज कर सके, लेकिन फाइनली अभी आर्टिफैक्ट ना मेरे पास में है और क्योंकि मैं भाग दुनिया से बिलोंग करता हूँ तो हो सकता है कि आइटम मैं यूज कर पाऊँ। ये बोलते वो अपनी एनर्जी को मिरर के अंदर डाल देता है। तो अभी वो ये देखिए काफी शौक आता है कि उस मिरर के अंदर एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिख रहा होता है। चूजवान बोल रहा होता है कि मैंने काफी सारी मूवीज के अंदर ऐसे वर्ल्ड्स देख रखी हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मिरर के अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है और वो चूजवान को मिरर के अंदर खींच लेती है। चूजवान बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या मिरर के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ? लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वो उसी अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है जो कि मिरर में देख रहा था। शौक होते हुए चूजवान बोल रहा होता है कि आखिर इस वर्ल्ड की हालत इतनी खराब कैसे हो गई, क्या यहाँ पे एलियंस ने अटैक किया है या फिर कोई बीमारी फैली होगी? अगर मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना है तो किसी से बात करनी होगी, पर अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर ना सर्वाइवर्स तो होंगे ही। तभी हमारे चूजवान को साइड में एक बंदा दिखता है जिससे वो बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है। चूजवान बोल रहा होता है क्या इतने सारे ज़ॉम्बीज? फिर चूजवान अपनी टेक्निक ब्लड वायर का यूज करते हुए ज़ॉम्बी को बीच में से फाड़ देता है। चूजवान बोल रहा होता है कि भले ये ज़ॉम्बी ना दिखने में काफी खतरनाक लगे लेकिन इसके पास एक नॉर्मल इंसान के बराबर की ही पावर थी, इनके लिए कल्टीवेटर को हिट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि इंसानों के लिए गॉड को हिट करना। फिर वो अपने ब्लड वायर को आगे भेजता है ताकि वो उसके ब्लड और फ्लैश को एब्जॉर्ब कर सके। चूजवान बोल रहा होता है कि मैं नॉर्मली बीच के ब्लड को यूज करता हूँ कल्टीवेशन करने के लिए, और मेरे हिसाब से जितनी भी जिंदा चीजें हैं मैं उन सभी के ब्लड को यूज कर सकता हूँ। बीच के मुकाबले ज़ॉम्बीज का ब्लड है ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, हो सकता है कि इनके ब्लड का यूज करते हुए मेरी पावर काफी ज्यादा इफेक्टिवली आगे बढ़े। फिर उस ज़ॉम्बी को एब्जॉर्ब करने के बाद में चूजन काफी खुश हो गया होता है। चूजवान बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ज़ॉम्बीज काम आ जाएंगे, मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए जिस टाइप का ब्लड चाहिए ना ज़ॉम्बीज के पास में बिल्कुल वैसा ही ब्लड है। अभी वो बैठ के ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे से और भी बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। चूजवान बोल रहा होता है मजा आ गया, अब मुझे कभी भी ना ब्लड की कमी नहीं होने वाली और अब मेरे इंसेक्ट्स को भी मैं पेट पर खाना खिला पाऊंगा। इस सिटी की कंडीशन बता रही है कि इस वर्ल्ड के अंदर एपोकलिप्स फैल चुका है और अगर मैं चाहूँ तो इस पूरी सिटी के ज़ॉम्बीज को एब्जॉर्ब करते हुए खुद को पावरफुल बना सकता हूँ। एक सेकंड रुको, सिर्फ पूरी सिटी ही क्यों, अगर मैं एब्जॉर्ब करना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे लिए पड़ा हुआ है।
अगर मैंने यहाँ पे बिलियन से ज़ॉम्बीज का एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा। ये वर्ल्ड तो मेरे बिल्कुल किसी पैराडाइज की तरह है, जो कि अब मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा। फिर जो हमारा चूज वन होता है वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। चूज वन बोल रहा होता है कि यहाँ से सभी लोग कहते थे डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज करते हुए तुम ग्रो कर सकते हो, लेकिन कभी भी ना इमॉर्टल नहीं बन सकते। लेकिन अब मैं वो पहला बनने वाला हूँ जो कि डिमोनिक आर्ट्स का यूज करते हुए इमॉर्टलिटी को अचीव करेगा। और कमाल की बात तो ये है कि मुझे एक काम करने के लिए बुरे काम भी नहीं करने पड़ेंगे। फिर आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद चूज वन देखता है कि इसकी कल्टीवेशन एक लेवल से बढ़ गई होती है। पहले जो वो की रिफाइनिंग के 4th स्टेज पे था अब वो 5th स्टेज पे पहुंच गया होता है। चूज वन बोल रहा होता है कि सच में डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए ये जगह एक होली लैंड है। वैसे अगर देखा जाए तो सभी को खुद से मारते हुए इनके ब्लड को एब्जॉर्ब करना काफी थकाऊ काम है। अगर मैं अपने लिए कुछ जिन को तैयार कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए मेहनत करेंगे और मुझे सिर्फ वो सिर्फ यहाँ पे ब्लड को एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन जैसे पीछे मुझे ज़ॉम्बीज को देखता है उसे वो सभी काफी ज्यादा वीक लगते हैं। किसी के पास पोटेंशियल नहीं होता हिनकॉप्स बनने का। चूज वन बोल रहा होता है ये तो काम नहीं आने वाले, कुछ और देखना पड़ेगा। वैसे मेरे सामने ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। फिलहाल के लिए मैं इस जगह को अपने बेस के तौर पे यूज कर सकता हूँ। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस मॉल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे जो एक कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वही सीन चेंज होता है, मैं शॉपिंग मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते एक बंदे को जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए होते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है ब्रदर हूँ मेरे को बचा लीजिए, आपने मुझे कहा था कि मैं इन सभी को अपने पीछे लेके जाऊं और उस टाइम में आप सारी सोच को इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद आप मुझे बचा लेंगे, तो आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो? देखिए प्लीज मेरी मॉम और मेरी बहन को ना मेरी जरूरत है, अगर मैं मर गया तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ब्रदर हूँ बोल रहा होता है मेरे प्यारे चश्मेश तू किस फैमिली की बात कर रहा है? तेरी मॉम 60 साल की एक बुढ़िया थी और काफी ज्यादा कमजोर थी। सच कहूँ तो हमारे गैंग के लिए वो एक कचरा थी और इसी वजह से हमें तुम्हारी मॉम को ना कल ही मार दिया है। शौक होते हुए चश्मेश बोल रहा होता है क्या तुमने क्या कहा? ब्रदर हूँ बोल रहा होता है कान खोल के सुन ले, तेरी मॉम को मैं मार चुका हूँ और तू भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसी वजह से अब तू यहाँ पे ज़ॉम्बी सा खाना बनने वाला है। रही बात तेरी बहन की तो वो भी काफी ज्यादा यंग है और तेरे मरने के बाद में ना मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रख लूंगा। ठीक है मैं चश्मेश मैं चलता हूँ। वही जो वहाँ पे ज़ॉम्बीज होते हैं वो चश्मे को मार देते हैं। बाहर निकलते ब्रदर हु बोल रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ना कार्मा नामक कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छे काम करो बुरे काम करो क्या फर्क पड़ता है, इन दी एंड बस हम लोग को सर्वाइव करना है और यही हमारा मेन गोल है। तभी वो दौड़ते हुए साइड में किसी को नोटिस करता है। ब्रदर हु बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे, चलो फटाफट से बाहर निकलो। तभी हमारा चूतन बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि तेरी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है तूने अपने ऊपर काफी मेहनत करी है। चूज वन सोच रहा होता है इस बंदे के कपड़े काफी अजीब नहीं है क्या ये किसी नाटक कंपनी का साइड एक्टर है जो कि भाग के यहाँ पर आ गया है। ब्रदर हु बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम मेरी बॉडी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? चूज वन बोल रहा होता है मेरे को एक हिनकॉप्स को रिफाइन करना था और उसके तुम्हारी बॉडी बेस्ट रहेगी, तो इसी वजह से लड़के मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी अटैक करते ब्रदर हु बोल रहा होता है कि लगता है कि तू पागल हो चुका है और तेरे दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए ना मेरे को तेरे पे अटैक करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे चूज वन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और अपने ब्लड वायर का यूज करते ब्रदर हु के अटैक को वहीं रोक देता है। अपने हाथ के ऊपर लगे हुए कट को देखते ब्रदर हु बोल रहा होता है कि ये कैसी पावर है, ये बंदा यहाँ पे इंसेक्ट्स की पावर को यूज कर पा रहा है, लगता है कि ये बंदा कोई बहुत ही पावरफुल ट्रांसेंडेंट है और इसका मेरे सामने आना मेरी बुरी किस्मत को शो कर रहा है। फिर अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए ब्रदर हु बोल रहा होता है कि आपको पता है लिंगवान गैंग के जो बॉस है झाओ होंग वो मेरे ब्रदर इन लॉ है, प्लीज कम से कम उनके लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि वापस जाने के बाद में मैं आपको पक्का से पेबैक करूंगा। चूज वन पूछता है क्या लिंगवान गैंग, आखिर ये कौन सी गैंग है? ब्रदर हु बता रहा होता है कि पूरी डोंगू सिटी के अंदर ये सबसे बड़ी गैंग है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है झाओ होंग वो इस गैंग के लीडर हैं और एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसेंडेंट भी है। आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे मुकाबले ना वो कम से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। चूज वन बोल रहा होता है क्या सिर्फ 10 गुना स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते हुए ब्रदर हुक अपनी ब्लड वायर में पकड़ लेता है और अपने कॉप्स रिफाइनिंग कॉर्डन की तरफ लेके आगे बढ़ने लगता है। चूज वन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम मेरे पहले कॉप सोल्जर बनने वाले हो। वहीं डरते हुए ब्रदर हुक बोल रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर देखा जाए तो हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर बिना किसी बात के तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चूज वन बोल रहा होता है कि तुमने ही तो कहा था कि इस पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है और वो है सर्वाइवल, तो ऐसे में अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूँ तो पक्का से जो मेरा कार्मा है वो खराब नहीं होगा। ये बोलते हुए ब्रदर वो कॉर्डन में डाल के रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। चूज वन बता रहा होता है कि कॉप्स रिफाइनिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं और उसने यहाँ पे वज्रा कॉप्स रिफाइनिंग को मास्टर कर रखा है जो कि कॉप्स पपेट सेट की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी। वो यहाँ पे इस टेक्निक का यूज करते ब्रदर को इतना पावरफुल बना सकता है कि एक बार के लिए की रिफाइनिंग स्टेज का बंदा भी ब्रदर का कुछ भी ना बिगाड़ पाए।
ब्रदरहुड को रिफाइन करने में चूज वन को पूरे 3 दिन लगते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो ब्रदरहुड होता है वो कॉर्डन के बाहर आता है। खुश होते हुए चूज वन बोल रहा होता है कि मैंने पहली बार रिफाइनिंग को ट्राई किया था और पहली बार में ही मेरे को सक्सेस मिल गई। फिर वो अपने अप्रेजल की स्किल को यूज करते हुए एक टूल को बाहर निकालता है जो कि एक लो ग्रेड का मैजिक टूल होता है और इस टूल के अंदर वो कॉप्स को रख सकता है। साथ ही में इसका यूज करते हुए किसी भी कॉप्स के बारे में सब कुछ जान सकता है। चूज वन देखता है कि जो हमारा ब्रदर होता है वो एक ग्रेड 2 का कॉप्स सोल्जर बनता है जिसके पास में 2 इनेट टेक्निक्स हैं। पहला है ब्लड थर्स्ट टेक्निक और वही दूसरा है गोल्डन नाइट इनकर्नेशन। चूज वन बोल रहा होता है ये कॉप्स ना बिल्कुल बेकार नहीं है, इसके पास में यहाँ पे 2 इनेट स्किल्स हैं जो कि बेहद ही कमाल की हैं। एक बार के लिए की रिफाइनिंग के 4th लेवल के बंदे को भी ये संभाल लेगा। चूज वन बोलता है तुम मेरे पहले सोल्जर हो तो तुम्हारा नाम होगा जियाओसी, तो चलो अब आगे बढ़ो और मेरे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के लेके आओ। तो अभी जो हमारा जियाओसी होता है वो आगे बढ़ते हुए बहुत सारे कॉप्स को मारना स्टार्ट कर देता है। चूज वन बोल रहा होता है कि मेरा एक कॉप सोल्जर जल्दी ही मौके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देगा और कमाल की बात तो यह है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर जो हमारा चूज वन होता है बैठ के नूडल खाने लगता है और वही जो जियाओसी होता है वो पकड़ पकड़ ज़ॉम्बीज़ को लेके आ रहा होता है। खुश होते हुए चूज वन बोलता है मेरे प्यारे जियाओसी तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से जो मेरी कल्टीवेशन है ना वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर गई। एक बार मैं यहाँ पे अच्छे खासे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लूँ उसके बाद सारा ब्लड तुम्हारा होगा। साथ ही हमारा चूज वन सोच रहा होता है कि किसी को भी नहीं लगा होगा वो बंदा जो कैंगडॉन कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए सबसे भाग रहा था वो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आने के बाद में इतना पावरफुल बन रहा है। और अगर मैं सच कहूँ ना तो इस वर्ल्ड के अंदर मैं गॉड की तरह हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के इंसान मेरी बराबरी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो कहना पड़ेगा ये जो ब्लड मिरर है काफी ज्यादा कमाल की चीज है, अगर ये नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ पे आ ही नहीं पाता। पर ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि एक बार यूज करने के बाद में मैं इसे बाबा यूज नहीं कर पा रहा। वैसे अगर देखा तो वापस लौटने का कोई फायदा भी तो नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद में राइट साइड के बंदे हैं वो मेरा पीछा करेंगे और अगर मैं गलती से भी किसी के हाथ लग गया तो मेरे फालतू दिक्कतें हो जाएंगी। वही उस टाइम के अंदर मैं यहाँ पे छुपते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। मेरे हिसाब से ब्लड मिरर भी ना बिल्कुल मेरी तरह है, इसे फिर से चार्ज होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और जब तक कि यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है मैं ज़ॉम्बीज़ को एब्जॉर्ब करता रहता हूँ। फिर जो हमारा चूज वन होता है वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के लटका देता है। सीन चेंज होता है, हमें डोंगू सिटी के हवाई होटल का सीन दिखाया जाता है। ये जो होटल है ये लिंगवान गैंग का बेस भी है। ऑफिस में बैठा बॉस जाओहोंग बोल रहा होता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर तुम टैंगो को ढूंढ लोगे और अब अगर देखा जाए ना तो पूरा 1 महीना हो चुका है लेकिन टैंगो की हम लोग कोई खबर नहीं है। तो अब मुझे बताओ क्या कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। घबराते हुए बंदा बोल रहा होता है कि बॉस ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ब्रदरहुड के बारे में ना काफी कुछ पता लगाया है। हमारे जो ब्रदरहुड थे ना वो जियाओरू मॉल के बाहर गायब हो गए थे। आपको पता है वो मॉल एक बहुत ही खतरनाक जगह बन चुकी है। मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के मैं 2 लोगों को भेजा था लेकिन दोनों वापस नहीं आए और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। मेरे हिसाब से उस मॉल के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बीज़ रह रहे हैं जिनसे की फाइट करने की एबिलिटी गैंग में सिर्फ आपके पास है, तो इसी वजह से मेरी कोई गलती ही नहीं है। जाओहोंग बोल रहा होता है तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पास मेरी तरह सुपर पावर्स नहीं है तो तुम फाइट कैसे करोगे। खुश होते हुए बंदा बोलता है कि आपको शुक्रिया बॉस मेरी बात को समझने के लिए। तभी अपने डॉग को आगे भेजते हुए जाओहोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कोई सुपर पावर नहीं है और तुम मेरे काम मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तुम कचरा हो और कचरे की जगह मेरी गैंग में नहीं मेरे डॉग्स के पेट में है। ये बोलते वो उस बंदे को अपने डॉग्स को खिला देता है। फिर वो अपने साइड में खड़े बंदे से बोलता है वांग बाओ चलो मॉन्स्टर के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसा भी क्या है जो कि सिर्फ वो सिर्फ वहाँ पे जाने में ये लोग इतना डर रहे थे। आगे हम देखो जो जाओहोंग होता है वो मॉल के बाहर आ गया होता है। अपने डॉग्स को आगे भेजते हुए जाओहोंग बोल रहा होता है कि जाके चेक करो यहाँ पे चल क्या रहा है। साथ ही जाओहोंग ये भी सोच रहा होता है कि एक मॉल ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं, लेकिन एक मॉल के इतने करीब होने के बावजूद भी वो बिल्कुल ब्लड को सेंस नहीं कर पा रहा। फिर जैसे हमारा जाओहोंग मॉल में एंटर करता है उसे बहुत ही खतरनाक ब्लड की स्मेल आती है। वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े गैलन ब्लड से भरे हुए होते हैं। वहीं जब वो ऊपर ज़ॉम्बीज़ को लटका हुआ देखता है तब तो वो बिल्कुल ही डर जाता है। वांग बाओ बोल रहा होता है कि ये किसने किया होगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक इंसान ना इतना घटिया काम कर सकता है। पक्का से यहाँ पे जिसने भी ये काम किया है उसी ने टैंगो को मारा होगा। बॉस अब हम लोग क्या करना चाहिए। गुस्सा करते हुए जाओहोंग बोल रहा होता है कि भले ही काम बीटीएस गैंग ने किया हो या फिर किसी और ने, जिसने भी ये किया है ना वो बचने नहीं वाला। मेरे गैंग के लोगों को मारने का मतलब है मेरे को प्रोवोक करना और मेरे को प्रोवोक करके सिटी में ना कोई बच नहीं सकता। जब तक कि मैं टैंगो के कातिल को ढूंढ नहीं लेता मैं शांति से नहीं बैठने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को कैंगडॉन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। चूज वन का जो मिरर था वो उन लोगों के मॉल से पहले रिचार्ज हो गया था और जब तक वो आए तब तक मैं चूजन यहाँ पे आ चुका था।
चूज वन बोल रहा होता है कि वापस आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भले ही मुझे अर्थ के ऊपर काफी सारा ब्लड मिले, स्पिरिचुअल एनर्जी के मामले में आज भी ये वर्ल्ड बेस्ट है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे काफी सारे राइटिस कल्टीवेटर्स होते हैं। चूज वन बोल रहा होता है शेनवांग फैमिली तुम लोग फिर से आ गए। शेनवांग फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं चूज वन तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, जो कि लास्ट टाइम तो शू शिकवान के सामने नहीं आए। अगर तुम उनके हाथ में आ गए होते तो तुम पक्का से मारे गए होते, लेकिन लगता है कि अब तुम्हारा लक तुम्हारे साथ में नहीं है, इसी वजह तुम ना हमारे हाथ लग गए हो। चूज वन बोल रहा होता है कि मेरा लक तो पूरी तरह से मेरे साथ में है, लेकिन आज यहाँ पे तुम सभी का लक खराब है, जो कि मेरे हाथों मरने वाले हो। लेकिन तभी वो सारे के सारे बंदे चूज वन को घेर लेते हैं। चूज वन सोच रहा होता है कि अर्थ पर जाने के बाद में मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी पावर्स को ना किसी भी आजमाया नहीं था। फाइनली मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिल गए जिनके ऊपर मैं अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ। फिर जब हमारा चूजन होता है वो अपनी ब्लड वायर का यूज करते हैं, उन सभी लोग को पकड़ लेता है। शॉक होते हुए शेनवांग फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम तो की रिफाइनर के 4 लेवल पे थे ना, आखिर तुम 4th लेवल पे होते हुए इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। चूज वन बोल रहा होता है कि अगर तुम बासी खबर रखोगे तो यही होगा ना, किसने कहा कि मैं 4th लेवल पर हूँ, मैं 6th लेवल पर हूँ। शॉक होते हुए शेनवांग फैमिली का बंदा बोल रहा होता है क्या 6th लेवल पर तुम 3 दिन पहले 4th लेवल पे थे, इतने कम वक्त के अंदर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए। शूजवान सोच रहा होता है क्या सिर्फ 3 दिन बीते हैं, मैं अर्थ के ऊपर तकरीबन 1 महीने तक रह के आ रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि इस वर्ल्ड के सिर्फ 3 दिन बीते हैं। लगता है कि अर्थ के 10 दिन और यहाँ का 1 दिन बराबर है। फिर चूजवान उन लोगों से पूछता है कि मुझे बताओ क्या यहाँ पे तुम लोग के पास में रीइंफोर्समेंट है क्या, या फिर तुम्हारे जो फैमिली के मास्टर हैं वो मेरे को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पे चूजवान ने क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं करता। चूजवान बोल रहा होता है अच्छा तुम आंसर नहीं करोगे। फिर वो अपनी ब्लड वायर को टाइट करते हुए उन लोगों के लिए सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल कर देता है। जैसे ही वो वहाँ पे एक बंदे को मारता है सभी की फटके हाथ में आ गई होती है। चूजवान बोल रहा होता है कॉपरेट करो वरना ऐसे ही मारे जाओगे। तभी एक बंदा डरते हुए बोलता है कि हमारे साथ में ना कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, हम यहाँ पे अकेले आए थे। और रही बात हमारे मास्टर की, तो वो यहाँ पे इसी वजह से नहीं आए क्योंकि उनका मान था कि हम लोग ना तुम्हें मार सकते हैं। चूजवान बोल रहा होता है ठीक है अब मैं यहाँ पे बिना किसी टेंशन के तुम लोग को मार सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पीछे फाइट करने वाला भी कोई नहीं है। ये बोलते हुए उन सारे कल्टीवेटर को खत्म कर देता है। चूजवान बोल रहा होता है कि यही अंतर होता है राइटिस कल्टीवेटर और डिमोनिक कल्टीवेटर्स के बीच में। मैंने यहाँ पे इन लोगों को एक ऑफर दिया और इन लोगों ने मान लिया, ये जानने के बावजूद भी कि मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ और अपने टारगेट को मैं कभी नहीं छोड़ता। चूजवान सोच रहा होता है कि मेरे पास मिरर के आने से पहले मेरे पास भी एक ब्लड लाइन थी, लेकिन मिरर के आने के बाद से ही मेरी कल्टीवेशन 6th लेवल पहुंच गई, और वही मैंने इन्हें टेक्निक ब्लड नरिशमेंट को भी ना मास्टर कर लिया है, जो कि यहाँ पे रहते हुए मास्टर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। साथ ही मेरे पास ट्रम्प कार्ड के तौर पे एक 3rd लेवल का ज़ॉम्बी है, जो कि कितने भी खतरनाक बैटल के अंदर मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब मुझे बस यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बनना है, जिससे कि मैं अपने लाइफ स्पैन को भी ना काफी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। मेरे पास में यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज है कि रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर देखा जाए डिमोनिक कल्टीवेशन का मतलब सिर्फ ब्लड पाना नहीं होता। मेरे को अपनी बाकी टेक्निक्स का यूज करते हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए रहेंगे, और साथ ही और भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए होंगे जो कि सिर्फ मुझे यहाँ से मिल सकते हैं। मेरे मिरर के चार्ज होने से पहले मेरे को सब कुछ इकट्ठा करना होगा, ताकि हाथ पे जाने के बावजूद भी मुझे कोई दिक्कतें ना आए और मैं आराम से कल्टीवेट कर पाऊँ। आगे जब मैं चूजन होता है मार्केट में वॉक करते हुए सोच रहा होता है मेरे को अच्छा सामान चाहिए। कॉमन मार्केट के अंदर कुछ बच्चा ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके ना ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो कि वूजी सेट कनेक्टेड है। तभी हमारे चूजवान की नजर विथर बोन में पड़ती है, जो कि उसके वूजी सेट का टोकन था। फिर वो आगे बढ़ते हुए शॉपकीपर से बोलता है कि आखिर जो एक वाटरमेलन है वो कितने का है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि 2 स्पेशल में काम हो जाएगा। चूजवान बोलता है क्या इतना महंगा, क्या तुम्हारे जो वाटरमेलन है वो सोने के बने हुए हैं क्या। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि ये वाटरमेलन ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वूजी सेट के रूइंस के अंदर से हम इसे लेके आए हैं, और अगर तुम्हें यहाँ पे लग रहा है ना कि ये काफी एक्सपेंसिव है तो तुम्हें इसे खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जो हमारा चूजन होता है वो अपनी बातों की तो शॉपकीपर को बता देता है कि वो यहाँ पे विथर बोन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। शॉपकीपर बोलता है कि लगता है कि आपको काफी हाई क्वालिटी का सामान चाहिए, प्लीज आप मेरे साथ ना वेयर हाउस चलो, वहाँ पे आपको काफी अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सकता है। साइड में आने के बाद में बंदा ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो। अपने कैप को हटाते हुए चूजन बताता है कि मैं हूँ चूजवान। खुश होते हुए बंदा बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर चू आप यहाँ पर, मेरा नाम ना चैन लॉन्ग है और मैंने आप ही के साथ में सेको ज्वाइन किया था। आप तो मेरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने हमेशा वो काफी एडमायर किया है। आप ना बिल्कुल मेरे आइडल की तरह हो।
जितने भी आउटर डिसाइपल्स थे उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन हम सभी में से जो आप थे वो कितना आगे बढ़े। यहाँ तक कि सेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले आप पर्सन डिसाइपल बनने वाले थे। सच कहो तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात आपसे होगी। वैसे आपको पता है हमारे अंकल ही और बाकी सीनियर्स ना वो फैमिली मैनर में रह रहे हैं, और आपने जो 3 दिन पहले गद्दार हीलियम को मारा था वो न्यूज भी हम तक पहुंची थी। सच कहे तो ये जाने कि आपने हीलियम को मार दिया हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। सबकी हिम्मत भी ना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। चूज वन बोल रहा होता है कि थर्ड एल्डर के डायरेक्ट डिसाइपल अंकल लियो अभी तक जिंदा हैं। सच कहूँ तो वो फैमिली के मैनर में रहना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। सच कहूँ तो एक बार के लिए किसी के लिए भी सोचना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो सेट के बंदे गवर्नमेंट ऑफिशियल घर पे रह रहे होंगे, और इसी वजह शैनोंग फैमिली वाले भी अभी तक आप लोग को नहीं ढूंढ पाए। खुश होते हुए चैनलोंग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर चू हमें ज्वाइन कर लीजिए। जब तक जो हमारे वो सेट के लोग हैं वो साथ में रहेंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे। आपका हमारे साथ में आना हम सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। चूजवान बोल रहा होता है नहीं ज्वाइन तो मैं नहीं करने वाला, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आया था। चैनलोंग बोल रहा होता है अच्छा तो बताइए वो क्या चाहिए। चूजवान बोल रहा होता है बस कुछ खास नहीं, मुझे चाहिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ग्रैंड एरे। शॉक होते हुए चैनलोंग बोल रहा होता है क्या आपको ग्रैंड एरे चाहिए। ब्लड एरे को यूज किया जाता है एक बहुत ही लार्ज एरिया के बंदों को मारने के लिए। आप उन सभी लोगों के ब्लड को यूज करते हुए ब्लड पल बना सकते हो, और एक ही एरे का यूज करते हुए 10,000 बंदों को मारना भी काफी ज्यादा इजी चीज है। एक वक्त पे डिमॉन सेट का लीडर हुआ करता था जिसने कि अपने एरे का यूज करते हुए 3 लाख लोगों को मार दिया था। और अगर आपको ब्लड एरे को यूज करना है तो कम से कम भी आपके पास में की रिफाइनिंग की पावर होनी चाहिए। ब्लड एरे का यूज करते पूरी सिटी को ही मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब आप ये कर रहे होगे तब राइट सेट के बंदे आपके पास में आएंगे और लोगों को मारने से पहले ही ना वो आपको मार देंगे। चूजवान सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में इसको यूज करना काफी खतरनाक है, लेकिन अगर मैं अर्थ पे जाके इसे यूज करता हूँ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर तभी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हेवन भी मेरे इस काम से ना काफी ज्यादा खुश होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हेवंस की ब्लेसिंग तक मिल जाए। चैनलोंग अपनी तरफ से चूजवान को वार्न करता है कि जो आप करने की सोच रहे हो ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो प्लीज कुछ भी करने से पहले सोच लीजिएगा। लेकिन चूजवान से क्लियरली बोल देता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि अपनी चीजों को कैसे यूज करना है, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास वो है कि नहीं। चैनलोंग बताता है कि हाँ मेरे पास में वो है। आगे हम देखते हैं लोग वो फैमिली के मैनर आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है तुम्हें ब्लड मेल्टिंग एरे चाहिए। हाँ मेरे पास में एक है तो सही, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे एक भी वजह नहीं है कि मैं उस एरे को तुम्हें क्यों बेचूंगा। हम देखते हैं ये बंदा होता है ज़ूमिंग जो कि वुजी सेट के इनर डिसाइपल्स में 11th रैंक पे था। चूजवान सोच रहा होता है अब मेरे को समझ आया कि चैनलोंग इतना घबराया हुआ क्यों था। असल में ब्लड फॉर्मेशन एरे इस ज़ूमिंग के पास में है, और अगर सच कहूँ तो इसका में ज़ूमिंग और मेरी आज तक कभी नहीं बनी। भले ही हम लोग एक ही सेक्ट में थे, लेकिन हमेशा ये प्रे करता था कि मैं मारा जाऊं, और अभी मुझे जिंदा देख के ना ये काफी डिसअपॉइंट भी हुआ होगा। चूजवान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास जो है वो मुझे चाहिए, और जो मेरे पास में है ना वो तुम्हारी सबसे बड़ी नीड है। ये बोलते हुए उन लोगों को बहुत सारे ब्लड पल्स दिखाता है। चैनलोंग बोल रहा होता है इतने सारे ब्लड पल्स, आखिर इतने पल्स को हासिल करने के लिए आपने कितने बंदों को मारा होगा। ज़ूमिंग बोल रहा होता है अगर 1000 लोगों को रिफाइन किया जाए तब जाके इतने पल्स मिलते हैं। तभी साइड से वे हुआ बोलता है कि शेनवांग गैंग हम लोग का पीछा कर रही है, और ऐसे में हम सभी लोग छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन जूनियर ब्रदर चू आपको तो कुछ रोक ही नहीं पा रहा। ऐसे में भी आप जाके एक अच्छे डिमोनिक कल्टीवेटर्स की तरह लोग को मार रहे हो, सच में तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। हम देखते हैं वो सेट के नेट डिसाइपल्स के अंदर 12th रैंक पे रह चुका है। ज़ूमिंग सोच रहा होता है कि ये कमीना चूजवान पता नहीं कैसे पर ऐसे कमाल काम ना कर ही लेता है। हमेशा सिर्फ इस कमीने की वजह से कभी मेरा नाम उठ नहीं पाया। ज़ूमिंग बोलता है चूजवान मेरे को 200 ब्लड पल चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें एरे को बेच सकता हूँ। चूजवान बोल रहा होता है ज़ूमिंग तुम यहाँ पे काफी लालची बन रहे हो। वे हुआ भी बोल रहा होता है कि एक एरे की कीमत ना 80 ब्लड पल्स होती है। ज़ूमिंग अपने सेक्ट मेंबर से ना तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने चाहिए, काफी गलत बात है। ज़ूमिंग बोल रहा होता है ये एरे मेरा है और इसे कितने बेचना है ना ये भी मैं डिसाइड करूंगा। अगर तुम्हें ब्लड पल्स चाहिए तो 200 पे करो वरना यहाँ से निकल जाओ। चूजवान बोलता है ज़ूमिंग तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो रखी है। तुम्हारे पास में जो एरे है वो काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन उसके लिए जो कि यूज कर सकता है, अगर तुम इसको यूज ही नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वर्थलेस है। और वहीं जो ब्लड पल्स है वो तुम्हारी अर्जेंट नीड है। इस एरे के बिना तुम्हारे लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन बिना ब्लड पल्स के तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी तेजी से घटने लगेगी। अगर तुम मुझे यहाँ पे एरे नहीं बेचोगे ना तो मैं कहीं ना कहीं से एरे खरीद लूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ब्लड पल नहीं बेचा तो तुम्हारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जरूरत में कौन है। ज़ूमिंग सिचुएशन को समझते हुए ज़ूमिंग बोलता है ठीक है
80 ब्लड पर्ल के बदले में मैं अपने एरिया को बेचूंगा। चूज वन बोलता है 80 नहीं, सिर्फ 60 ब्लड पर्ल्स। जूमिंग बोल रहा होता है कि तुम बिना बात के प्राइस को गिरा क्यों रहे हो। चूज वन बोल रहा होता है 60 में देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। जूमिंग बोल रहा होता है ठीक है मैं 60 में दे रहा हूँ। चूज वन बोलता है लेकिन मेरे को 60 में नहीं चाहिए, अब मैं सिर्फ 50 ब्लड पर्ल दूंगा। जूमिंग को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो 50 में मान जाता है। चूज वन सोच रहा होता है कि एक बहुत ही सस्ती रेट पे मेरे पास में एरिया आ चुका है, और अगर देखा है तो अभी मेरे पास में ना बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्लड पर्ल्स है। एक काम करता हूँ, इसको बांट के ना थोड़ा भलाई का काम कर लेता हूँ। चूज वन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लड पर्ल्स थे, क्या स्पेस स्टोन्स के बदले में आप ब्लड पर्ल का एक्सचेंज करना चाहोगे। वही हुआ बोल रहा होता है हाँ ब्रदर चू, हमें इसकी काफी जरूरत है, मैं आपको यहाँ पे इन ब्लड पर्ल्स के बदले में 30 स्पेस स्टोन दे रहा हूँ। डील करते हुए चूज वन सोच रहा होता है कि वापस जाने के बाद में ये स्पेस स्टोन मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। फिर जो हमारा चूज वन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वे हुआ बोल रहा होता है कि सच में बदल चू आप हम लोग को ज्वाइन नहीं करोगे क्या, अगर आप भी हमारे साथ में रहते तो ये हम सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता। चूज वन सोच रहा होता है जहाँ लोग के साथ में रहने का मतलब है जहाँ शक्का होना, आज नहीं तो कल एटीसेट वाले यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अगर उस वक्त मैं लोग के साथ में हुआ तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पे अकेले रहना ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। चूज वन बोलता है नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में ना अपने खुद के कुछ रीजंस हैं। अभी वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे कुछ सोल्जर आते हैं। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि हम लोग को यहाँ पे शेनवांग फैमिली के एड्रेस ने भेजा है, हमारे पास में न्यूज आई है कि वो फैमिली के लोगों ने डिमोनिक कल्टीवेटर को अपने घर में पनाह दी है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। घबराते हुए वही हुआ बोल रहा होता है सामने खड़ा बंदा की रिफाइनिंग के 7th लेवल पर है, हम सभी लोग साथ में मिलके भी इस बंदे को नहीं हरा सकते। चूज वन सोच रहा होता है कि इसी चीज का खतरा मेरे को डरा रहा था, और इससे पहले कि मैं यहाँ से निकल पाता राइट साइड कल्टीवेटर यहाँ पे आ भी गए। क्या मैं यहाँ पे अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दूं या फिर बीच में इंटरफेयर करते हुए सभी को बचा लूं। तभी जूमिंग चिल्लाते हुए कहता है राइटिस कल्टीवेटर यहाँ पे हमें से कोई भी डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, सिर्फ ये लड़का जिसने टोपी पहन रखी है ना ये डिमोनिक कल्टीवेटर चूज वन है, तो तुम लोग फटाफट इसको पकड़ लो वरना ये फिर से भाग जाएगा। ये बताने के बाद जूमिंग होता है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वही हुआ बोल रहा होता है जूमिंग तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। चूज वन सोच रहा होता है ये कमीना जूमिंग, मुझे पता था ये ऐसा कुछ करने ही वाला है। फिर अपने कैप को हटाते हुए चूज वन बोलता है सीनियर ब्रदर वेई जूनियर ब्रदर चैन अब हम लोग की रियलिटी सामने आ चुकी है, मैं यहाँ पे राइटिस कल्टीवेटर से फाइट कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग यहाँ से निकल जाओ। फटाफट जाके इन अंकल को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे राइटिस कल्टीवेटर आ चुके हैं, इन सभी को रोकने का मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वही हुआ बोल रहा होता है ब्रदर चू आपकी सच्चाई को ना हम कभी नहीं भूल पाएंगे, डिमोनिक कल्टीवेटर्स की हिस्ट्री में आपके नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं चूज वन तुम हमें याद हो, लास्ट टाइम अंकल शी के हाथों से तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हारे एविल गॉड भी यहाँ पे आ जाए ना तो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैंने सोचा कि डिमोनिक कल्टीवेटर काफी ज्यादा कमीने होते हैं, लेकिन तुम ऐसे पहले डिमोनिक कल्टीवेटर हो जिसने अपने साथियों के भी जान दे दी, ये सच में एक बहुत ही बड़ी चीज है। चूज वन बोल रहा होता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए सबसे ऊपर प्रॉफिट आता है, अगर यहाँ पे उन लोगों को तुम मार देते तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उन लोगों को बचाने में ही ना मेरा प्रॉफिट है, ताकि फ्यूचर में अपने हिसाब से मैं उन लोगों को यूज कर सकूं। अपनी स्पॉट को बाहर निकालते हुए सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम किस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, कल्टीवेशन के मामले में तुम हमसे इतने नीचे हो, चाहे तुम कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो हमारे यहाँ तो बचने नहीं वाले। अपने ब्लड वायर को बाहर निकालते हुए चूज वन बोल रहा होता है ये चीज तो वक्त ही बताएगी। फिर वहाँ पे उन लोगों के बीच में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर में जो हमारा चूज वन होता है वो पहले बंदे को ओवर पावर कर देता है, तभी जो बाकी दो सोल्जर होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अपने टावर को बाहर निकालते हुए जियाओसी को समन कर लेता है। तभी जो हमारा जियाओसी होता है वो बाहर आते हुए दो सोल्जर को पकड़ लेता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसके साथ ही तो इसे छोड़ के भाग गए थे ना। चूज वन बोल रहा होता है कि यही तुम लोगों की कमी है, तुम्हें पता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर कमीने होते हैं, फिर भी तुम लोगों ने बिलीव कर लिया कि अपने दोस्तों के लिए मैं जान देने बैठूंगा, तभी जो जियाओसी होता है दोनों कल्टीवेटर्स को मार देता है। चूज वन बोलता है वो दोनों तो गए अब तुम्हारी बारी। वहीं दूसरी तरफ हमें वो फैमिली के अलग घर का सीन दिखाया जाता है। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने चूजन को अकेले छोड़ दिया, मैं ये बात मानता हूँ कि हम सब लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और हमें ये काम करना काफी ज्यादा कॉमन सी बात है, लेकिन अभी जो हमारा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो रखा है और ऐसे में हम सभी लोग ना एक कश्ती के ऊपर सवार हैं और ऊपर से चूज वन टॉप 10 डिसाइपल में से एक था, अगर वो हमारे साथ रहता तो ये काफी ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे तुम लोग उसको मरने के लिए छोड़ के आ गए, ये काफी ज्यादा बेकार चीज हुई। जूमिंग बोल रहा होता है कि हमारी मजबूरी थी वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि हमारे पास में बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि हमारी तरफ ना बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चैन लॉन्ग बोल रहा होता है अंकल यू हम लोग साथ में रहकर फाइट करेंगे,
हम लोग कभी भी ना आपको क्या छोड़ के नहीं भागने वाले। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि तुम सभी का कल्टीवेशन लेवल अभी काफी ज्यादा कम है, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और वैसे भाई मुझे सेक्टर डिस्ट्रॉय होने के बाद में हम कुछ ही लोग बचे हुए थे, अगर सभी लोग यहाँ पे मारे गए ना तो सेक्टर कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तुम सभी बच्चे यहाँ से जाओ, तब तक के लिए मैं संभालता हूँ। मेरी कमांड को याद रखना, हम सभी लोग वापस ना व्हाइट मैंग माउंटेन में मिलेंगे। तभी वहाँ पे राइटिस कल्टीवेटर आते हुए बोल रहा होता है, लियू जेन तुम यहाँ पर छुपे हुए थे अपने ऐसे वक्त में जब तुम कभी भी मर सकते हो, अभी भी तुम अपने लोगों को बचाने का सोच रहे हो। पर अफसोस की बात तो यह है कि इस पूरी किंगी सिटी को हम लोगों ने लॉक कर दिया है, कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो ऐसे में आज तुम्हारा ये पूरा सेट खत्म होने वाला है। भागते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वे वहाँ बोल रहा होता है कि हमारे मास्टर ने एक बात सिखाई थी, मुश्किल के वक्त में वहाँ पे जाओ जहाँ पे ज्यादा खतरा है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन को कभी सोच नहीं सकते कि तुम खतरनाक जगह पे आओगे। हम लोग को पहले वहीं चलना चाहिए जहाँ पे लोग छुपे हुए थे। डेफिनेटली हमें ढूंढने के लिए ना वहाँ पे कोई नहीं आएगा। जूमिंग बोल रहा होता है और पका चूजानी कॉप्स भी वहीं पे पड़ी भी होगी, उसके कॉप्स का यूज करते हुए ना हम ब्लड पुलिस बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस जाते हैं वो ये देख काफी शौक आता है कि वहाँ पे चूजवन मरा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे जितने भी राइटिस कल्टीवेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ही मारे गए होते हैं। वहाँ पे उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये काम किसने किया है। चैनलॉन्ग बोल रहा होता है क्या यहाँ पे इन सभी लोगों को मतलब चूने मारा है क्या। जूमिंग बोल रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या। यहाँ पे इन लोगों की बॉडी को देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि इनको मारने वाला बंदा इनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस बंदे को इन लोगों को मारने में ना कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे, और हमारे चूजों की कल्टीवेशन तो इनसे भी काफी ज्यादा कम थी, तो आखिर वो इन लोगों को ऐसे कैसे मार सकता है। वे हुआ बोल रहा होता है कि अभी हमारे पास में ना इन चीजों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। अगर हमारे एनिमीज यहाँ पे मारे गए हैं तो जल्दी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आएंगे, और इससे पहले कि वो लोग आए हमें भागना होगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें टैपिंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते वही सेट के सारे बंदे माउंटेन पे आ गए होते हैं। वही खुश होते हुए चैनलॉन्ग बोल रहा होता है, अंकल यू आप वापस आ गए, आप तो काफी ज्यादा घायल लग रहे हो, हम अभी जाके हीरो को बुला के लेके आते हैं। अंकल यू बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं हीरो को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे जो मेरी फाइट थी ना वो कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों से हुई थी, और ऐसे में घायल होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। वैसे बच्चों एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमाल के हो। सिटी से बाहर आते हो तो मुझे भी काफी दिक्कतें आई है, क्योंकि वहाँ पे हर एक मोड़ के ऊपर ना बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे। ऐसे में तुम सभी लोग यहाँ प्रेजेंट होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। वे हुआ बोल रहा होता है कि हम इसी वजह से भाग पाए, क्योंकि हमारे रास्ते में कोई दिक्कतें आई ही नहीं। जो भी सोल्जर हमारे रास्ते में आ सकते थे वो तो ऑलरेडी मारे जा चुके थे। अंकल यू बोल रहे होते हैं, क्या सभी लोग मारे गए और तुम लोग को यहाँ पे आने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे चूज होना क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता चला क्या। वे वहाँ बोल रहा होता है कि नहीं हमें नहीं देख पाए, उस वक्त हम लोग काफी तेजी में थे तो हमारा ध्यान उन पे गया ही नहीं। जूमिंग बोल रहा होता है कि आप लोग बार बार इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, वो पक्का से मारा गया होगा, वो सिर्फ अपने की रिफाइनिंग के 4th लेवल पे था, और वहीं जो उसके तीनों ओपोनेंट थे वो 7th लेवल पे थे। ऐसे में उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। चिढ़ते हुए चैनलॉन्ग बोल रहा होता है, जूमिंग सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पता मारे गए। अंकल यू बोल रहे होते हैं कि मुझे चूज हुआ ना अच्छे से याद है, वो हमारे सेट के डिसाइपल में टॉप 10 में से एक था। भले उस बच्चे के पास में कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन वो काफी ज्यादा समझदार था। सच कहूँ तो उतना स्मार्ट इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इतने पावरफुल फाइटर से लड़ने के बावजूद भी वो पक्का से बच गया होगा। उसे मारना ना इतना भी आसान नहीं है। एक बार जब ये किंगी सिटी पूरी तरह शांत हो जाएगी ना, उसके बाद में वे हुआ तुम अपने लोगों को लेके सिटी में जाओगे ताकि चूज वन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको। यहाँ पे हम सभी लोग साथ में हैं और हमारे सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में उसके अकेले सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चूज वन को, तो ये खुश होते हुए बोल रहा होता है कि डे बाय डे मेरी लाइफ अच्छी होती जा रही है। मेरे पास में यहाँ पे पूरे 800 लोग स्पिरिट स्टोन है और 2 स्पिरिचुअल स्टोन मिड गेट पर है। अब यहाँ पे चीजों का यूज करते हुए मैं एरे को सेट कर सकता हूँ। कमाल की बात तो ये है कि उन राइटर्स कल्टीवेटर्स के पास से मुझे 10,000 सोल बना भी मिल गया है। डिमोनिक सेट के लोगों के लिए ये तो बहुत काम का होता है और नॉर्मली फॉर्मेशन को सेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। पर हाँ ये बात भी कि इसको यूज करने वाले बंदे का कारमा काफी ज्यादा खराब हो जाता है। 10,000 सोल बना को रिफाइन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कम से कम 1000 लोगों को मारने के बाद में ऐसा एक बैनर बनता है। शेनवांग फैमिली के राइटिस कल्टीवेटर के पास में ये बैनर होना ये शो करता है कि जो शेनवांग सेक्ट है ना वो भी कम्प्लीटली अच्छा नहीं है। पावर क्लच में वो लोग भी ना गलत काम तो करते ही रहते हैं। अब मैं वापस जाने के बाद में इसका यूज करते हुए बहुत से ज़ॉम्बीज को मारूंगा। एक बार मैं इस बैनर के अंदर 10,000 सोल को इकट्ठा कर लूं, उसके बाद में मेरे पास में अपनी खुद ही घोस्ट की एक आर्मी होगी और वक्त आने पे मैं इस आर्मी को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज करूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो मैं जो भी कुछ लेने के लिए आया था वो सब कुछ अब मेरे पास में है
और जो मेरा ब्लड मिला था वो भी चार्ज हो चुका है। तो इसका मतलब वक्त आ चुका है वापस जाने का और पावरफुल बनने का। फिर जो हमारा चूज वन होता है वो अपने अर्थ पे वापस आ गया होता है। चूज वन सोच रहा होता है कि पूरे 6 दिन के लिए मैं कैंसर कॉन्टेंट में रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे 2 महीने बीत गए होंगे। आखिर से 2 महीने के अंदर ये जगह डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते कि जगह को जला दे। पक्का से किसी इंसान ने इस पूरी जगह को जला दिया है। मेरे 2 महीने की मेहनत में सारे स्नैक्स बर्बाद हो गए। मैंने कितने बड़े से ज़ॉम्बीज़ को टांगा था, उनके ब्लड को इकट्ठा कर लिया था। अभी उस ब्लड को यूज करते हुए मैं लेवल अप कर जाता, पर किसी कमीने की वजह से मैं लेवल अप बीच में रुक गया। जिसने भी यहाँ पे आग लगाई है ना वो बचने तो नहीं वाला। फिर वो जियाओसी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि वक्त आ चुका है कुछ लोगों को सबक सिखाने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग बाओ को, जो कि 2 बंदों को बुली कर रहा होता है। लड़का बोल रहा होता है, ब्रदर वांग बाओ हम लोग को मत मारो। जैसा कि आपने कहा था हम वैसे ही 2 महीने से ना इस मॉल के बाहर बैठे हुए हैं, और सच में पूरे 2 महीने से इस मॉल के आसपास कोई भटका भी नहीं है। वांग बाओ बोल रहा होता है कि तुम मेरे कोई भी काम नहीं कर पाए, तो ऐसे में तुम लोग को यहाँ पे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। लड़के अब तुम तो यहाँ पे मरने वाले हो, और वही लड़की तुम अब मेरे काम आओगी। अगर तुम लोग को दिया हुआ काम तुम लोगों ने अच्छे से किया होता तो आज तुम लोग को ना ये सारे काम नहीं करने पड़ रहे होते। लेकिन तभी हम देखते हैं वांग बाओ के पीछे जियाओसी आ जाता है, और वहाँ पे जियाओसी के ऑरा की वजह से वांग बाओ भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। भागते हुए बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का ज़ॉम्बी है, हम नहीं बचने वाले। वांग बाओ भी बोल रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि टैंग हू है। शौक होते हुए वांग बाओ बोल रहा होता है कि तुम ज़ॉम्बी कैसे बन गए। लेकिन तभी जियाओसी होता है वो वांग बाओ को उठाते हुए वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, और फिर चूज वन के सामने लाते वांग बाओ को पटक देता है। चूज वन बोल रहा होता है जियाओसी तुम तो काफी जल्दी वापस आ गए। वांग बाओ बोल रहा होता है कि तुम कौन हो और आखिर हमारे ब्रदर हु को तुम कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। चूज वन बोल रहा होता है तुम जियाओसी को जानते हो, इसका मतलब इसी गैंग से बिलोंग करते होगे, और तुम्हें पक्का से भी पता होगा कि आखिर जो किसे जलाया था। वांग बाओ बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इससे क्या करना है। चूज वन बोल रहा होता है कि अभी तक मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी दिक्कतें क्रिएट नहीं करी, और तुम लोग मेरे लिए यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तुम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि अगर मुझे यहाँ पे रहते हुए अच्छे से कल्टीवेट करना है तो तुम्हें मारना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तुम तो देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। कॉप सोल्जर बनने के लिए तुम बिल्कुल एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। घबराते हुए वांग बाओ बोल रहा होता है कॉप्स रिफाइनिंग तुम्हारा मतलब क्या है। चूज वन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, तुम ऐसे नहीं मरोगे। सबसे पहले तुम मुझे अपनी गैंग के बारे में हर एक चीज बताओ, उसके बाद ही ना मैं तुम्हें मारूंगा। ये बोलते हुए जो हमारा चूजन होता है वो वांग बाओ के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। वांग बाओ बताता है कि मेरा नाम है वांग बाओ और मैं झाओ होंग का एक बहुत ट्रस्टेड साथी हूँ। हमारी गैंग का नाम है लिंगवान गैंग, और लोग हमें स्पीड डॉग गैंग भी बोलते हैं। जो हवाई होटल है वहाँ पे हमारा मेन बेस है। असल में इस मॉल में हम लोग आए थे ब्रदर हु को ढूंढने के लिए, और जब हम लोगों ने देखा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है तो गुस्से में आके हमने जगह को आग लगा दिया और यहाँ प्रेजेंट हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। चूज वन बोल रहा होता है कि आखिर जो वो झाओ होंगे वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। वांग बाओ बता रहा होता है कि वो एक 5th लेवल का ट्रांसडेंट है, जिसके पास में 3 बहुत ही पावरफुल स्पिरिट डॉग्स हैं। उसके एक डॉग की लेंथ कम से कम 3 मीटर होगी और बहुत ही डेंजरस है। अगर हम झाओ होंग की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हमारी पूरी गैंग के अंदर सिर्फ वही इकलौता है जो कि हाई लेवल के ज़ॉम्बी से ही फाइट कर सकता है। चूज वन सोच रहा होता है मेरा ये माइंड कंट्रोल जल्दी काम करना बंद कर देगा, मुझे जल्दी हमें सारे सवाल पूछने होंगे। चूज वन बोल रहा होता है वांग बाओ फटाफट से मेरे आखिरी क्वेश्चन का आंसर करो, आखिर तुमने आज से पहले कितने लोगों को मारा है। वांग बाओ बोल रहा होता है मैंने बहुत लोगों को मारा है, और आजकल के वर्ल्ड में ऐसा कौन नहीं होगा जिसने कि आम लोगों को नहीं मारा। सच कहूँ तो अभी इस काम को करने में ना मुझे मजा भी आने लगा है। चूज वन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है। भले यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर मैं हूँ, लेकिन असल में डीमंस तुम लोग बन चुके हो। ऐसे में अब तुम्हें रिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। वही होश में आते वांग बाओ बोल रहा होता है कि मैं अभी क्या कर रहा था। तभी जो जियाओसी होता है वांग बाओ को उठाते हुए कॉर्डन में डाल देता है। चूज वन सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसेंडेंट्स हैं, स्पिरिट डॉग्स हैं और बहुत सारे हाई लेवल के ज़ॉम्बीज भी हैं। जितना मैं सोचा था चीजें यहाँ पे इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये बात भी सच है कि चाहे लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, कल्टीवेटर के सामने लोग काफी ज्यादा वीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं इन लोगों को हल्के में ले सकता हूँ। मुझे इस वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी और इन ज़ॉम्बीज के बारे में भी ना अच्छे से समझना होगा। अगर देखा जाए तो मेरे कॉप सोल्जर्स हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जितने भी काम में दिमाग का यूज आता है वो काम ये लोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मेरे पास वो जैसे लोग होते जो कि दिमाग का भी यूज कर सकते हैं तो पक्का से जगह ना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी होती।
अब यहाँ पे मेरे नए सर्वेंट्स ह्यूमंस होने वाले हैं। लिंगवान गैंग तैयार हो जाओ, जल्दी तुम मेरी गैंग बनने वाली हो। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वांग बाओ को, जो कॉर्डन से बाहर आ गया होता है। वांग बाओ एक लेवल 3 का कॉप सोल्जर बनता है, जिसके पास में 2 यूनिक टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है साइलेंट वॉक और दूसरी होती है फायर थॉर्न। चूजवान बोल रहा होता है एक लेवल 3 का कॉप सोल्जर, जिसके पास में 2 मिनट की टेक्निक है। और कमाल की बात तो यह कि असैसिन बनने के लिए पूरे से क्वालिफाई करता है। अब से तुम्हारा नाम होगा जियाओ बाओ और अब से तुम और जियाओसी एक परफेक्ट टीम है। तभी वहाँ पे बाओ को साइड करते हुए जियाओसी आ गया आता है। चूजवान बोल रहा होता है ये 2 स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज मियाँ फेयर पाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। सच में देखना अपने आप में काफी अजीब है। वैसे मेरे प्यारे सोल्जर्स तैयार हो जाओ, जल्दी हम लोग अपने पहली वॉर पे जाने वाले हैं। सीन चेंज होता है, हमें हवाई होटल का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एंट्री से बैठे हुए कुछ गैंग मेंबर्स आपस में कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक धमाके के साथ में चूजन एंटर करता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि इसे कपड़े देख के लग रहे हैं कि किसी नाटक कंपनी का साइड एक्टर है। आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है? चूजवान बोलता है कि मैं किसी नाटक कंपनी का साइड एक्टर नहीं, तुम्हारा नया बॉस हूँ। तभी उनमें से एक बॉटल फेंकते हुए बोल रहा होता है कि फालतू बकवास मत कर बेवकूफ। लेकिन जियाओसी बीच में आते हुए उस बॉटल को तोड़ देता है। वही वहाँ पे जियाओसी को देखते हुए उन लोग की फटके 4 हो गई होती है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का ज़ॉम्बी खड़ा होता है। चूजवान बोल रहा होता है कि अभी ये तीनों ना काफी एरोगेंट बन रहे हैं। जियाओ बाओ आगे बढ़ो, इनको दिखाओ कि आखिर हम कितने पावरफुल हैं। तभी जो बाओ होता है वो आगे बढ़ते हुए एक बंदे को बीच में से ही फाड़ देता है। चूजवान बोल रहा होता है कि अगर तुम दोनों को ऐसे नहीं मरना तो फटाफट जाके जाओ हांग को बुला के लेके आओ। अगर तुम यहाँ पे देर करोगे ना तो मेरे सोल्जर्स में बहुत ही कम पेशेंस है, तुम्हारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। घबराते हुए गैंग मेंबर बोल रहे होते हैं प्लीज हम लोग को मत मारिए, मैं अभी के भी जाके ना बॉस को बुला के लेके आता हूँ। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं जो झाओ हांग होता है वो अपनी पूरी गैंग को लेके वहाँ पे आ गया होता है। झाओ हांग बोल रहा होता है तुम हो वो जिसे मेरे को बुलाया है। वही चूजवान सोच रहा होता है अच्छा तो ये है एक ट्रांसेंडेंट, ये बात तो माननी पड़ेगी, इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी तो है। हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी के मुकाबले ये एनर्जी काफी ज्यादा वीक है, लेकिन एक ऑर्डिनरी बंदे के मुकाबले ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल भी और काफी अलग भी। अगर मैं यहाँ पे इस बंदे को अपना कॉप सोल्जर बना लूं तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। झाओ हांग बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। चूजवान बताता है कि जिस मॉल को उसने डिस्ट्रॉय किया था वो चूजवान की टेरिटरी थी और इसी वजह से वो यहाँ पर हिसाब बराबर करने के लिए आया है। झाओ हांग सोच रहा होता है तो ये था वो क्रूअल बंदा जिसने कि अपनी क्रूएल्टी के सामने ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं छोड़ा। लगता है कि ये बंदा भी एक ट्रांसेंडेंट है। वैसे इसका ऑरा मैं फील कर सकता हूँ, ये ट्रांसेंडेंट के मुकाबले भी काफी ज्यादा खतरनाक फील हो रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इसके पास में 2 हाई लेवल के ज़ॉम्बीज़ हैं। ज़ॉम्बी कंट्रोल जैसी टेक्निक के बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। लगता है कि सच में बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। झाओ हांग बोल रहा होता है कि गलतफहमी की वजह से मैंने वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ा मॉल और उससे भी बड़ा ज़ॉम्बीज़ दे सकता हूँ। चूजवान बोल रहा होता है कि वैसे मैं सुना कि ये सिटी तुम्हारी गैंग को बिलोंग करती है, तो सिर्फ एक शॉपिंग मॉल मेरे लिए काफी नहीं होगा। झाओ हांग बोल रहा होता है देखो लड़के, जब तक कि मैं यहाँ पे अच्छा बन रहा हूँ ना, मेरी डील को एक्सेप्ट कर लो, दोनों फायदे में रहेंगे। मेरा जो लिंगवान गैंग है वो इतना भी कमजोर नहीं कि तुम्हें बुली कर लो। चूजवान बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग के लिए आया हूँ। झाओ हांग बोल रहा होता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम फाइट करके ही मानोगे। कोई बात नहीं, ठीक है, चूड़िया मैंने भी नहीं पहनी और मेरे स्पीड डॉग ना तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। लेकिन तभी जो मैं चूजवान होता है वो अपने आसपास में एक बैरियर बना लेता है, जिसके ऊपर बाइट करने की वजह से स्पीड डॉग के दांत टूट गए होते हैं और वहीं पे गिर भी जाता है। तभी जियाओ बाओ होता है वो झाओ हांग के पीछे आते हुए अटैक करता है, लेकिन वक्त रहते हुए झाओ हांग अपने डॉग को बीच में लेके आता है और अटैक से बच जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से झाओ हांग का वो डॉग काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। तभी जियाओ बाओ को पहचानते हुए बंदे बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारे ब्रदर वांग बाओ है। झाओ हांग भी सोच रहा होता है कि मैं नोटिस करूं तो इनमें से एक बंदा वांग बाओ है और दूसरा टैंक हूँ। ये दोनों ही वो लोग हैं जो कि मॉल के पास में गायब हो गए थे। लेकिन आखिर इतने कम टाइम के अंदर ये लोग इतने पावरफुल ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए? ये इतने कैपेबल बन चुके हैं कि मेरे स्पीड डॉग को एक अटैक में मार पा रहे हैं। फिर जाऊंगा अपने डॉग्स को बोलता है जियाओ भाई हे मेरे को प्रोटेक्ट करो। लेकिन तभी जो वो डॉग्स होते हैं वो चूजा की तरफ चले जाते हैं। चूजवान बोल रहा होता है कि ये देखने के बाद में कि कैसे तुमने यहाँ पे इनमें से एक का यूज करते हुए खुद की जान बचा ली और उसे मरने दिया। तुम्हें लगता है कि ये डॉग्स भी तुम्हारे लिए काम करेंगे? ये एनिमल्स हैं, बेवकूफ नहीं। इन लोगों को भी अच्छे से पता है ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है और आखिर किसके सामने घुटने टेकनी है। देखो बाकी गैंग के लोगों, एनिमल्स भी काफी समझदार होते हैं। वक्त रहते हुए इन्होंने भी साइड चेंज कर ली, अब तुम्हारे ऊपर है, या फिर तुम मेरे साइड में आते हुए एक अच्छी जिंदगी जियो या फिर अपने इस बॉस के लिए हाथों हाथ ही मारे जाओ। झाओ हांग बोल रहा होता है लड़के तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने इन डॉग्स को टीम करने में और गैंग बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करी है और मैं किसी को भी दोनों प्यारी चीजें लेने नहीं दूंगा।
अगर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ चाहिए है ना तो तुम्हें मरना होगा। ये बोलते वो अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और फटाफट चूजवांग की तरफ बुलेट को शूट कर देता है। लेकिन वहाँ पे चूजवांग की बुलेट बीच में आते हुए सारी गोली को डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से झाओ होंग के कुछ बंदे वहाँ पे मारे जाते हैं। चूजवान बोल रहा होता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास में इससे बेहतर चीज नहीं है मुझे मारने के लिए। मेरे को लगा था अगर तुम ट्रिक कर रहे हो तो तुम्हारे पास में पक्का से कोई बहुत ही इंप्रेसिव टेक्निक होगी, पर ये देख के तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। वही जो झाओ होंग होता है उसके हाथ से गन छूट गई होती है। हाथ जोड़ते हुए झाओ होंग बोल रहा होता है मैं लिंगवान गैंग तुम्हारा हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें बॉस मानने के लिए तैयार हूँ। चूजवान बोल रहा होता है तुम्हारे ये डॉग्स मेरे काफी ज्यादा काम के हैं, इसी वजह से अब से डॉग मेरे हुए, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का भी यूज करने वाला हूँ। शर्माते हुए झाओ होंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी कहने का मतलब क्या है। देखो अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे को लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैंने कभी ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। चूजवान बोल रहा होता है गंदी सोच वाले, तुमने यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से गलत समझ लिया है। मैं तुम्हारी बॉडी का ना ऐसे वैसे यूज नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें कॉर्डन में डाल के रिफाइन कर दूंगा और बाकी लोग की तरह तुम भी ना मेरे सोल्जर बन जाओगे। जियाओ आगे बढ़ो और इसको बांध लो। जियाओ से अब से ये डॉग्स ना तुम्हारे हैं, तुम इनको बिल्कुल अपने पेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि ये डॉग्स ना तुम्हारे कंट्रोल में रहे और तुम्हारे लिए बिल्कुल लॉयल बन जाए। और रही बात बाकी गैंग मेंबर्स की, तो अब बताओ तुम लोग क्या चुनते हो। तो अभी अपने घुटनों पे आते हुए सारे गैंग मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि आप हमारे मास्टर हो, आपके सिर्फ एक बार कहने पे हम लोग जलते हुए लावा को तैरने के लिए तैयार हैं। चूजवान बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये समझदारी मुझे पसंद आई, मेरे गैंग मेंबर्स बनने के लिए ना तुम लोग पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो। तो अब सबसे पहले मेरे को जानना है कि आखिर इस वर्ल्ड की हालत कैसे हुई, आखिर ये अपोकलिप्स यहाँ पे कैसे आया, ह्यूमंस के पास में सुपर पावर कैसे आई, और अभी जो ये वर्ल्ड है ये किस लेवल पे सरवाइव कर रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।